नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला में, जो कि एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है आपके सारे इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मेरा नाम है अप्रूप राव और ये शुरुआत है एक बहुत ही एक्साइटिंग लेक्चर सीरीज की, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और वो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का ये जो लेक्चर है, इसमें मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत जरूरी है अगर आप आगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं उसके लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आखिर है क्या? मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का ही एक ब्रांच है। फिजिक्स में आप लोगों ने ऑलरेडी 11th 12th में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें मैकेनिक्स जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है फिजिक्स का, जिसमें हम पढ़ते हैं फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स के बारे में। या तो ये फोर्सेस किसी स्टैटिक बॉडी पे लग रहे होंगे, यानी कोई ऐसी बॉडी जो रेस्ट पे हो, या फिर ये किसी ऐसी बॉडी पे लग रहे होंगे जो कि मूव कर रही हो। अलग अलग केसेस में हम फोर्सेस के अलग अलग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वहां हम फोर्सेस की वजह से आने वाले रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो फोर्सेस की वजह से उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। सो वी हैव डिफरेंट इफेक्ट्स टू स्टडी अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मैकेनिक्स के ही कॉन्सेप्ट्स को जब हम इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करते हैं तो उसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोल देते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेसिकली हम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन पढ़ते हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब आप कौन से मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं, इसके हिसाब से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हमारे पास सॉलिड बॉडीज हैं और हमारे पास फ्लूइड्स हैं, जिसमें लिक्विड और गैस दोनों आ जाता है। तो अगर आप सॉलिड बॉडी की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स बोलते हैं, और अगर आप फ्लूइड्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स बोलते हैं। नाउ सॉलिड बॉडी भी दो तरीके की हो सकती है, रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। अब यहां समझना बहुत जरूरी है कि रिजिड और डिफॉर्मेबल बोलने से मतलब क्या है। देखिए, प्रैक्टिकली कोई भी सॉलिड बॉडी रिजिड नहीं होती। रिजिड बोलने का मतलब है किसी बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? इट इज अ बॉडी जिसमें फोर्स लगने के बाद भी बॉडी के डायमेंशंस, बॉडी का शेप और बॉडी का साइज सेम रहता है। उनके पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आता है। तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होती, प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा सॉलिड मटेरियल नहीं है जो 100% रिजिड हो। किसी भी मटेरियल में जब आप फोर्स लगाएंगे उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता ही है। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को दो कैटेगरी में क्यों बांट रहे हैं, यहां हम एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं। तो दोस्तों, कई ऐसे केसेस होते हैं जहां हमें बॉडी के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए डिफॉर्मेशन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिफॉर्मेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द पर्टिकुलर इफेक्ट दैट वी आर स्टडीइंग। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए एक कार है जो एक फ्लैट रोड पे चल रही है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक गिवन टाइम के बाद आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने स्कूल में फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी बॉडी के डिफॉर्मेशन को कंसिडर करने की जरूरत है नहीं। जब वो कार मूव कर रही होगी उसमें अगर कोई डिफॉर्मेशन आ भी रहा है तो उसको नेग्लेक्ट करके आप ये स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आप किसी बॉडी में रिएक्शंस फाइंड आउट कर रहे हो और आपको वहां बॉडी के डायमेंशंस कंसिडर करने हैं।
तो भले फोर्स लगने के बाद उसके डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, बट ये जो डिफॉर्मेशन है ये इतना नेग्लिजिबल है कि इसको अगर मैं हटा भी दूं, इसको मैं अगर नेग्लेक्ट भी कर दूं, यानी बॉडी को रिजिड भी मान लूं, तो भी रिएक्शंस मुझे उतने ही मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करके हम बॉडी के इफेक्ट की स्टडी करते हैं, उनको हम मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहां हमें बॉडी के डिफॉर्मेशन को कंसिडर करना ही पड़ता है, यानी जो भी डायमेंशन में चेंज आ रहा है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वेट, चेंज इन हाइट, चेंज इन डायमीटर, इसको कंसिडर करते हुए इफेक्ट की स्टडी करनी पड़ती है। तो वहां हम उसे बोल देते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब हमारे यहां एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से पढ़ते हैं। हालांकि ये सब कुछ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंडर आता है, लेकिन हम जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं दैट इज बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के नाम से पढ़ते हैं, और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स को हम फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से पढ़ते हैं। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप सेकेंड ईयर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम का एक बेसिक सब्जेक्ट होता है, जो कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंट्रोड्यूस करने के लिए पढ़ाया जाता है। आपके फर्स्ट ईयर में आपको हर ब्रांच से रिलेटेड कुछ बेसिक सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे बेसिक सिविल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे ही मैकेनिकल का बेसिक सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, अब जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात आती है तो इसके सिलेबस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां हम फोर्सेस और उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर कोई बॉडी स्टैटिक है यानी रुकी हुई है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, तो फोर्स लगने के बाद हम कौन सी इफेक्ट की स्टडी करेंगे? तो यहां हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि फोर्स लगने के बाद कितना रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। सो दैट कम्स अंडर स्टैटिक्स। तो यहां हम स्टडी करते हैं उन बॉडीज की जो कि रेस्ट पे हैं और कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है तो वहां हम अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं। अब डायनेमिक्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको और भी कई सब्जेक्ट्स में काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स पढ़ने को मिलता है। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, ये जो सब्जेक्ट आप आगे जाके पढ़ते हैं वहां पे भी आप काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स क्या है और काइनेटिक्स क्या है? दोनों ही डायनेमिक्स के पार्ट्स हैं, यानी दोनों केसेस में हम मूविंग बॉडीज की स्टडी करते हैं, बट काइनेमेटिक्स में और काइनेटिक्स में अलग अलग चीजों की स्टडी की जाती है। काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस, यानी कि इस पार्ट में हम फोर्सेस को कंसिडर किए बगैर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीजें कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था जहां एक कार एक रोड पे मूव कर रही है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है और एक गिवन टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो आप सिंपल ये रिलेशन यूज कर सकते हो, v = u + at। अब यहां कार के ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा, लेकिन उस फोर्स को कंसिडर किए बगैर आप मोशन की स्टडी कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को हम काइनेमेटिक्स में रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहां मोशन की स्टडी करने के लिए आपको बॉडी पे लगने वाले फोर्स को भी कंसिडर करना पड़ता है, तो उसे हम काइनेटिक्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो दोनों केसेस में हम मूविंग बॉडीज की स्टडी करते हैं। यहां फोर्स को कंसिडर किए बगैर सिर्फ मोशन की स्टडी की जाती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी स्टडी की जाती है। यहां फोर्स को कंसिडर करते हुए मोशन की स्टडी की जाती है। तो दोनों केसेस में मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन यहां फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। अब अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सारा का सारा पार्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे जाके आपको
अलग अलग एग्जाम में ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है पूछा जाता है। आपकी नॉलेज के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप किसी दूसरी ब्रांच के हैं, अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे आसान ये वाला पार्ट होता है, यानी कि स्टैटिक्स वाला पार्ट होता है, जिसमें आपको काफी सिंपल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद काइनेमेटिक्स भी काफी आसान है, क्योंकि यहाँ मोस्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आप प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हो। काइनेटिक्स थोड़ा सा मुश्किल पार्ट हो जाता है, इसके प्रॉब्लम्स थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स के कंपैरिजन में। आप बोल सकते हो कि काइनेटिक्स जो है वो स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ स्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट भी लगते हैं, फोर्सेस वगैरह की स्टडी करनी पड़ती है, और काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी लगते हैं। तो अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स पे आप ध्यान दीजिए ज्यादा। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपना नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए कि आप पहले स्टैटिक्स कवर कर लें, फिर काइनेमेटिक्स कवर करें, और लास्ट में काइनेटिक्स कवर करें। So that is the best sequence to follow in order to study engineering mechanics. आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक करके हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे और उनसे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।